जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जीके के इतिहास के पहले चैप्टर की पूरी समरी डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इस एक वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे वो वन लाइनर की फॉर्म में हम पूरे के पूरे उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी और रेलवे, इन सभी के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं अगली वीडियो, इसका अगला पार्ट जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए चलते अपने पॉइंट्स पर। तो खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का हमारा पहला है, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, तामपत्र, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित होते थे तथा इनके अध्ययन को कहते थे, क्या कहते थे? एपिग्राफी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के किस स्थान से मिले हैं? तो ये बोगजकोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व से मिले हैं। नेक्स्ट है, बोगजकोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम मिलते हैं? तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा में कौन सा स्तंभ लेख प्राप्त होता है जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं? तो ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख में ये लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सहगौरा अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट है, वराह भगवान का हुणराज तोरमाण का लेख और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें सबसे पहले सती प्रथा का और तोरमाण का लेख का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, किसने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। किसने? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को। तो हम खान सर के पॉकेट जी के जो प्राचीन इतिहास है, इसके पहले चैप्टर की पूरी समरी वन लाइनर के फॉर्म में एक एक पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एकदम दमदार वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो ये कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं किसके शासनकाल में एवं इसकी अभिलेख की विशेषताएं क्या हैं? तो ये रुद्रदामन के शासनकाल में और सुदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नासिक अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो इसमें ये गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल एवं अभिलेख की विशेषता क्या है? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थी और इसमें इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख किसके शासनकाल में था? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो ये मालवा नरेश यशोवर्धन के शासनकाल में बना था, और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो ये गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषता क्या है? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में और हूणों पर विजय का इसमें विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, देवपाड़ा अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इस अभिलेख में साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है,
बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में और हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है इसमें। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। अयोध्या अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो इसमें जो है ये शुंगों की उपलब्धियों के बारे में इस अभिलेख में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भरहुत अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? इस पर शुंग नरेण शब्द खुदे होने से ये शुंगियों द्वारा निर्मित माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरण अभिलेख किसके शासनकाल में एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या है? तो ये जो है भानुगुप्त के शासनकाल में ये निर्मित हुआ था और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो एरण अभिलेख से। तो उसे इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट है पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और सीसा धातु के बनते थे और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। तांबा, चांदी, सोने के सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इन्हें करशापण या पण कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर किन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया? तो सर्वप्रथम यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। नेक्स्ट है कनिष्क के सिक्कों से उसके किस धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है? तो कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंडो यूनानी एवं इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट है आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। नेक्स्ट है रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये अरिगमेडू पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए। कौन से? रोमन सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मंदिर कला की शैली क्या कहलाई? तो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली कहलाई नागर शैली। क्या कहलाई? नागर शैली, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो ये जो है दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली कहलाती है द्रविड़ शैली, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणायन के मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे मंदिर कहलाते हैं? तो ये बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जहां द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का प्रयोग हुआ है तो वे मंदिर कहलाते हैं बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई उनमें किसका ज्ञान मिलता है? तो इसमें किसका ज्ञान मिलता है? तो जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है? तो भरहुत, बोधगया और सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। नेक्स्ट है अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सार्वकालिक है जिससे किसकी झलक मिलती है? तो इसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि उल्लेखित हैं? तो वैदिक साहित्य में जो है ये सभी उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेद को क्या कहा जाता है? तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेद को श्रुति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदों के संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। नेक्स्ट है कुल 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋग का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में ऋग का अर्थ है छंद तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। तो क्या अर्थ होता है इसका? छंद तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है इसका अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस में 10 मंडल
1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं, तो ये किस में है? ऋग्वेद में। ठीक है, वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध कौन सा मंत्र है? तो ये गायत्री मंत्र है। किसमें? जो है तीसरे मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट है किस मंडल को बाद में जोड़ा गया जिसमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है? तो ये 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है किसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरण से उत्पन्न हुए हैं? तो ये 10वें मंडल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है किस में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं जिन्हें मंत्रों की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में जो है 250 अग्नि और 200 ऋचाएं मंत्रों की रचना की गई है। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वामनावतार के पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने पांडुलिपि को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद में यजु का क्या अर्थ है? तो यजु का अर्थ है यज्ञ। नेक्स्ट है किस में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक मंत्रों के संग्रह किस में बताए गए हैं? यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो ये यजुर्वेद में वैदिक मंत्रों के संग्रह बताए गए हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैलियों में और कर्मकांड प्रधान है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों शैलियों में है और ये यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड प्रधान है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के कौन से 2 भाग हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। नेक्स्ट है किस में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। किसमें? सामवेद में। नेक्स्ट है किसके मंत्रों को गाए जाने वाला उद्गाता कहलाता है? तो और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वाले को उद्गाता कहा जाता है और भारतीय संगीत का जनक भी किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट है किस में कुल 1875 ऋचाएं जो कि मंत्र है, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं और अवेद, गंधर्व वेद एवं इसकी प्रमुख शाखाएं कौथिमी, जैमिनी तथा राणायनीय है। तो ये क्या है? ये सामवेद है जिसकी 1875 ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्वा नामक ऋषि किसके प्रथम दृष्टा है? इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ऋषि अथर्वा के नाम पर ही अथर्ववेद का नाम पड़ा है। ठीक है, अथर्ववेद इसके दूसरे दृष्टा रचयिता कौन है? इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। आंगिरस ऋषि जो है अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे भैषज वेद भी कहा जाता है? तो किसे भैषज वेद भी कहा जाता है तथा वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और इसे ही हम भैषज वेद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसकी रचना सबसे अंत में हुई? इसमें कुल 22 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 12,000 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। तो ये कौन सा है? अथर्ववेद, जिसकी रचना सबसे अंत में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा वेद भौतिकवादी है जिसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण है? इसमें जादू, टोने, टोटके का भी उल्लेख है। तो ये अथर्ववेद है जिसमें अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें जादू, टोने और टोटके का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है किस में चिकित्सा पद्धति एवं
औषधियों का उल्लेख किया गया है और इसका उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद में जो है औषधियों का उल्लेख किया गया है और इसका उपवेद शिल्पवेद है। नेक्स्ट है, किस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता का सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई देता है? तो अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता का सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। नेक्स्ट है, चारों वेदों के एक एक उपवेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। नेक्स्ट है, ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेखित हैं? तो शतपथ ग्रंथ में इन सभी राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद के उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद के हम क्या क्या देख लेते हैं? उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय जो है इसका ऐतरेय कौष्ट की उपवेद इसके जो है उपनिषद हैं, अथर्ववेद इसके उपवेद है और ऐतरेय एवं कौष्ट की इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, यजुर्वेद के उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कंठ, एतेश्वर, ईश और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक इसके उपनिषद हैं। धनुर्वेद इसका उपवेद है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है तैत्तिरीय, क्या शतपथ और तैत्तिरीय क्या है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामवेद के उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन से? छंदोग्य केन जो है इसके उपनिषद हैं, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, षड्विंश ब्राह्मण जो है या फिर से हम कहते हैं तांड्य ब्राह्मण ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अथर्ववेद के उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, उपनिषद, शिल्पवेद, उपवेद, गोपद, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी रचना जंगलों, अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है? तो आरण्यक साहित्य को जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का वर्णन किया गया है आरण्यक साहित्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन कौन से कुल 7 आरण्यक हैं? पहला है ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यंदिन, तत्वकार, छंदोग्य, ये सभी क्या हैं? कुल 7 आरण्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद जो कि 108 है का शाब्दिक अर्थ क्या है? उप का मतलब है समीप, नी का मतलब है निष्ठापूर्वक, सद का मतलब है बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। ये किसका है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदांत किसे कहा जाता है? जो वेदों का अंतिम भाग है और इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है जो मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। यही जो है वेदों का अंतिम भाग है और उपनिषद जिसका संबंध दर्शन शास्त्र से है और जो मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल कौन से 12 उपनिषद हैं? तो कुल कौन से 12 उपनिषद हैं? पहला है ईश, दूसरा केन, तीसरा कंठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा है मांडुक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐतरेय, नौवां छंदोग्य, 10वां है श्वेतेश्वर, 11वां है कौष्टकी, 12वां है बृहदारण्यक। ये 12 के 12 उपनिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
किसने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है? तो किसने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है? तो ये शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। किस उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है? तो कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडोक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों अवस्था का उल्लेख मिलता है? तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है? तो ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मिन् पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य को समझने हेतु किसकी रचना की गई है? जिसकी संख्या 6 है। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो कौन कौन से 6 वेदांग हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ये सभी के सभी जो है 6 वेदांग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा, वैदिक स्वरों के उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। दूसरा है कल्प, ये ऐसे सूत्र होते हैं जिनसे जिसमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट है व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। नेक्स्ट है छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है और छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिषी, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष के कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। ठीक है, और देख लेते हैं सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो कल्प सूत्र के कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। दूसरा है गृहम्य सूत्र जिसमें लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों की विवेचना है। तीसरा है धर्म सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख सूत्रकारों में किसके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो प्रमुख सूत्रकारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम है गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ, जिसमें गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र क्या है? सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है किसका शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। ठीक है, नेक्स्ट है पुराणों की संख्या और रचनाकार है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है और रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ऋषि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि ने की थी। नेक्स्ट है कब तक पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे? तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। नेक्स्ट है अमर कोश में पुराणों के कौन से 5 विषय बताए गए हैं? तो अमर कोश में पुराणों के 5 विषय हैं मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा पुराण किस? वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें किससे संबंधी विवरण भी दिया गया है? तो इसमें राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है
किसने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा? तो पार्टीजर ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। नेक्स्ट है, किस वंश का किस पुराण से संबंध है? तो मत्स्य पुराण का जो है शुंग एवं सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम स्मृति जिसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है वो क्या है? मनुस्मृति है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ किसने कहा है? जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्मृति साहित्य के टीकाकार है, स्मृति साहित्य के टीकाकार है भर्रुचि, मेधातिथि और गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, यज्ञवल्क्य स्मृति क्या है? इसके टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर और अपरार्क। ठीक है। नेक्स्ट है, नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति, इसमें क्या है? दासों की मुक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, यह किस भाषा में रचित है? तो यह पाली भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, कौन कौन से त्रिपिटक हैं? पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, त्रिपिटकों की रचना कब हुई? तो बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद त्रिपिटकों की रचना हुई। कब हुई? बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद त्रिपिटकों की रचना हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है या जातक कथाएं कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है? तो निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है? तो कहाँ है? कथा वस्तु में। नेक्स्ट है, किस साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है जो प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। ठीक है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट है, किस सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है? तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है? तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृति परिशिष्ट पर्वन है, इसकी रचना कब हुई थी? तो परिशिष्ट पर्वन की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र का। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ क्या है? तो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की जो 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा रचना की गई और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त है क्या? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं के सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रची किस पुस्तक का है? तो संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वप्रथम महत्व राजतरंगिणी का है जो कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित की गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट है,
किस में 8 सर्ग जिन्हें तरंग कहा गया है, एवं कश्मीर के शासक का वर्णन है, और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। तो ये कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, एक ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी संहिता में भारत में होने वाले यवन आक्रमण का जो है साक्ष्य मिलता है, किसमें? गार्गी संहिता में। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के जो है लेखक हैं, जिसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किसमें मौर्य के पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो अष्टाध्यायी में मौर्य के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद है चचनामा पुस्तक। किसका? जिसका फारसी अनुवाद है चचनामा पुस्तक। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को जानने में हमें कहाँ कहाँ के यात्री से सहायता मिली है? ठीक है, तो हमें यूनानी लेखकों, रोमन, अरबी और चीनी यात्रियों की सहायता मिली है, जिसके द्वारा हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, एफर्ट कैसा लगा? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करें, और अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इससे हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वैसे भी ये सभी एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, और मैं इसका एकदम निचोड़ वन लाइनर के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या भारतीय स्रोत में हमें सिकंदर के आक्रमण जो कि 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी मिलती है? बिल्कुल नहीं। तो हमें भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें यूनानी स्रोत से सिकंदर के आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक स्ट्रैबो व जस्टिन के अनुसार सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा कौन था? तो स्ट्रैबो और जस्टिन के अनुसार सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा कौन था? तो ये था सैंड्रोकोटस। कौन था? सैंड्रोकोटस। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों के अनुसार सैंड्रोकोटस को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो यूनानी लेखकों के अनुसार सैंड्रोकोटस को एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार जो है एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने इसे सैंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान कैसे लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो इन्हें जो है क्लासिकल लेखक कहा जाता है। किसे किसे? स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक जो है सभी के सभी यूनानी लेखकों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्लासिकल लेखक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेसियस कौन था? तो टेसियस कौन था? ये एक ईरानी वैद्य था। कौन? टेसियस एक ईरानी वैद्य था। नेक्स्ट है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी और भारत फारस के संबंध का वर्णन है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर के समकालीन लेखक कौन कौन थे जिनका विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है? तो सिकंदर के समकालीन लेखक कौन कौन से थे? तो ये नियार्कस, एनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। कौन है? नियार्कस, एनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स, ये सभी क्या हैं? ये सिकंदर के समकालीन लेखक हैं। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलमी ने जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, टॉलमी की ज्योग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? तो भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। ठीक है, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में कौन आया था? तो ये डायोनीसियस आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में कौन रह रहा था? तो डाइमेकस। कौन? डाइमेकस जो है सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रह रहा था। नेक्स्ट है, सैलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा? तो मेगस्थनीज जो है सैलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। कौन? मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें मौर्यकालीन समाज संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक है। इसे भी जो है आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है जो लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पति व खनिजों का वर्णन है। तो ये पुस्तक किसकी है? प्लिनी की है। नेक्स्ट है भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री किस धर्म के मतानुयायी थे? तो अधिकतर चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा चीनी लेखक गुप्त नरेश, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया, और 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया, और उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। तो ये कौन था? ये लेखक था फाहियान, जो कि कौन था? चीनी लेखक था। नेक्स्ट है कौन सा चीनी लेखक 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया और वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और उसका यात्रा विवरण CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये कौन सा चीनी लेखक है? यह है ह्वेनसांग। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूली के द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी में किसके इतिहास का विवरण होता है? तो ये हर्षकालीन इतिहास का विवरण है ह्यूली के द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण मिलता है? किसके द्वारा हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण मिलता है? तो ये मातवा लीन के अनुसार जो है इसमें हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले किस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है? तो ये है इत्सिंग। इत्सिंग ने जो है नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कौन सा चीनी लेखक 518 ईस्वी में भारत आया और उसने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की? तो ये है सुंग यून। कौन है? सुंग यून, जिसने 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट है कौन सा अरबी लेखक 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया? तो अल बरूनी किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है अल बरूनी ने अपनी किस पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है? तो ये है तहरीक-ए हिंद, जिसे हम किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक में। नेक्स्ट है अल बरूनी को किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। तो अल बरूनी को जो है महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बनाया गया था, बाद में इसके द्वारा इसे अपना राज ज्योतिषी बना दिया गया। नेक्स्ट है अल बरूनी कहाँ का था? तो ये रवीना उज्बेकिस्तान का था। कौन? अल बरूनी। नेक्स्ट है कौन सा अरबी लेखक 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा? तो ये कौन है? सुलेमान। ठीक है। सुलेमान एक अरबी लेखक है जो 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के बारे में इसने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है कौन 10वीं सदी में बगदादी यात्री भारत आया जो राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है? तो अल मसूदी किसकी? राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। नेक्स्ट है किसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जिसे रहला कहा गया है? तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी लगभग 1333 ईसा में दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता से प्रभावित होकर किसने उसे दिल्ली का काजी जो कि न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश जो कि काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस तिब्बती लेखक ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये कौन है? ये है तारानाथ। नेक्स्ट है कौन 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था जिसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? तो मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था जिसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। तो ये था हमारा आज
टॉप जो है वन लाइनर एकदम खान सर की जो है पहले चैप्टर है एकदम पूरा का पूरा आपको हमने निचोड़ दे दिया है वन लाइनर की फॉर्म में, एकदम आपको इजी वे में जो कि ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और आपको अभी ना समझ में आ रहा हो तो आप इसे एक बार 2 बार रिपीट देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अगले टॉपिक से पहले अगर आप चाहते हैं कि अगले टॉपिक की जो है अगले पॉइंट की आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए, ठीक है। तो मैंने आपको खान सर की पॉकेट जीके का एकदम निचोड़ आपको दे दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।